Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about another Gurukul systems that were part of India and actually made their mark on the world map. Today, we are going to cover Ujjain, Jagaddal and Sompur Mahavihar. जी आज हम बात करेंगे उज्जैन, जगद्दाल और सोमपुर महाविहार की और जानेंगे कि कैसे इन सेंटर्स ने अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज कर दिया और कैसे ये बने एंशियंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम के पार्ट. So, without any further delay, let's begin our today's class. The Golden Age of Pal Education, a network of wisdom tracing the intellectual legacy of Ujjain, Jagaddal, and Sompur across the medieval Asia. हम बात कर रहे हैं पाल एजुकेशन की. मोस्टली ये जो आप सेंटर्स देख रहे हैं ये पाल एम्पायर के टाइम पे बने हैं, इसीलिए यहाँ इसे कहा गया है द गोल्डन एज ऑफ पाल एजुकेशन. उज्जैन, द एंशियंट बीकन, Astronomy and Mathematics, a legendary center of astronomical and mathematical study, home to the Royal Observatory and the scholars of the Gupta era. Intellectual Foundation. Its scholarly legacy set the intellectual foundation for the subsequent Buddhist University of Eastern India. Royal Patronage. Supported by Gupta era kings, Ujjain combined sovereign sponsorships with independent scholarly pursuit. उज्जैन में जो आप सेंटर्स एजुकेशन हब देखेंगे वहाँ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला था. आप देखेंगे कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स का उस टाइम पे हमें ट्रेस मिलता है उनके पीरियड में और हमें पता चलता है कि वे उज्जैन का पार्ट थे. अब बात की जाए कि किस तरीके के यूनिवर्सिटीज़ थे, तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ईस्ट एशिया हमें ज़्यादा वहाँ मिलते हैं और गुप्ता एरा किंग्स इसे सपोर्ट करते थे, यानी जो एजुकेशन थी वो गुप्ता एरा किंग्स द्वारा स्पॉन्सर्ड हुआ करती थी. नाउ अगर हम बात करें आर्किटेक्चर ऑफ नॉलेज की तो हम देखते हैं कि महाकाल एंड संस्कृत लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उज्जैन में महाकाल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. शिव जी का वहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे कि लोग पूछते हैं. तो महाकाल ट्रेडिशन और संस्कृत स्कॉलरशिप का ज्यादा आप देखेंगे कि वहां पे आपको स्कोप मिलता है. स्ट्रैटेजिक हब देखें तो सर्व्ड एज अ क्रिटिकल लिंक कनेक्टिंग सेंट्रल इंडिया टू द ईस्टर्न इंटेलेक्चुअल नेटवर्क ऑफ महाविहार्स. अब ये क्या है, उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश. अब मध्य प्रदेश क्या है, मध्य यानी बीच है इंडिया का. तो ये एक सेंट्रल हब है फॉर कनेक्टिंग द सेंट्रल एशिया टू द ईस्टर्न नेटवर्क ऑफ महाविहार्स. अब अगर आप देखें कि ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में आपके उड़ीसा बेल्ट पड़ती है और वहां पे आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म का ज्यादा वहां पे प्रीडोमिनेंस था. इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट एक्टेड एज अ कनेक्टिंग लिंक. रॉयल एंड स्कॉलरी इंटीग्रेशन, model of how sovereign patronage and independent scholarly pursuit could coexist and reinforce each other. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट स्कॉलरी परस्यू भी होता था और रॉयल भी होता था. यानी अगर आप राजा के बेटे हैं तब भी आप पढ़ रहे हैं, सिंपल अगर आप कोई एक ब्राह्मण है या आप क्षत्रिय या किसी के भी बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है, एक नॉर्मल इंटीग्रेशन हो रही है ऑफ एजुकेशन. कल्चरल क्रॉसरोड, सिंक्रेटिक हेरिटेज, ट्रेडिशन और साइंटिफिक इंक्वायरी की ब्लेंडेड यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ाई होती थी. एक बहुत ही रेयर सिंथेसिस है उस टाइम का. साइंस इतना ज्यादा शायद एज अ वर्ड साइंस इतना पॉपुलर नहीं था जितना एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज था. इसीलिए आप देखेंगे कि लोग प्रैक्टिकल वर्क बहुत करते थे लेकिन टर्म साइंस नहीं दिया गया था उसको. सदर्न एंकर served as the southern gateway for students journeying towards the eastern Mahavihars of the Pal realm. ये क्या होता था, उज्जैन से ही क्रॉस करके वो ईस्टर्न जगह जाते थे. तो जब उस टाइम पे लोग ट्रेवल करते थे तो वो मैक्सिमम टाइम बाय फुट होते थे और जब वो पद यात्रा करते हुए कहीं से जाएंगे तो वो उस कल्चर को देखते हुए जाते थे. Academic standards, its curriculum and scholarly norms directly shaped the educational models inherited by the Pal rulers. मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, पाल रूलर्स का बहुत ज्यादा डोमिनेंस आपको दिखेगी क्योंकि उन्होंने बहुत वर्क किया है यूनिवर्सिटीज के ऊपर और करिकुलम भी वैसे ही शेप होता था जो पाल रूलर्स के टाइम पे कल्चरल चल रहा था. अब बात करते हैं जगद्दाल की, द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड.
Founded in the 11th century, established by King Rampal in the Varendra, the final major Mahavihar of the Pal dynasty. ये था फाइनल महाविहार। वाज्य वाजरायन हब, ये है स्पेशलाइज सेंटर फॉर एसोट्रिक बुद्धिस्ट लर्निंग एंड तांत्रिक प्रैक्टिस इन द लेट पाल पीरियड। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया, बुद्धिस्ट लर्निंग भी है और तांत्रिक प्रैक्टिस भी हो रही है। अभी तक हमने ऐसे यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा है लेकिन वो अलग अलग होती थी, कहीं भी आपको बुद्धिस्ट और तांत्रिक एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन जगत दाल में आपको दोनों एक साथ हब है। End of an era, the last great institution to emerge before the dynasty collapsed in the early 13th century. पाल डायनेस्टी कोलैप्स कर गई थी 13th सेंचुरी में, इसीलिए इसे लास्ट इंस्टीट्यूशन कहा गया है जगतदाल को, जिसे पाल के किसी महाराज ने बनाया था। The scholars refugee. As northern Indian grew unstable, Jagat-Dal became a lifeline for scholars fleeing westward, many carrying manuscripts and traditions to Tibet. क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में कुछ अनस्टेबिलिटी दिखने को मिली। उस टाइम पे बहुत से स्कॉलर्स जगतदाल आते थे और फिर वहीं से मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह कैरी करके तिब्बत चले जाते थे। शक्य श्रीभद्र, शाक्य श्रीभद्र की बात की जाए तो ये कश्मीरी स्कॉलर थे जिन्होंने अपने फाइनल एकेडमिक ईयर्स जगतदाल में स्पेंड किए और इन्होंने इंडियन और तिब्बतन बुद्धिज्म पे अपना काम किया है। 1207 incursions witnessed the dramatic end of the Pal era during the invasion that shattered the monastic network. अब क्या हुआ, 1207 में हम देखते हैं कि पाल एरा का पेरिश शुरू हो चुका था और ये डायनेस्टी ड्रास्टिकली एंड हो गई और जितने भी मोनास्टिक नेटवर्क्स थे जो आप उज्जैन से देख रहे हैं, जगद्दाल से देख रहे हैं, उड़ीसा में देख रहे हैं, ये क्या हो गई, कोलैप्स कर गई। अब आज अगर हम बात करते हैं, जब हम रीडिस्कवर कर रहे हैं तो हमें मिलता है लॉन्ग लॉस्ट हिस्ट्री, हमें साइट्स पे मिलते हैं वो मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल वर्क्स जो हमें नाओगॉन डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में मिल रहे हैं। यूनेस्को ने जब देखा तो उन्होंने कई चीजों को तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बता दिया है और आप देखेंगे कि जो compact scale offers a unique contrast to the grandeur of नालंदा और सोमपुर। अब ये जो जगतदाल की यूनिवर्सिटीज थे ये नालंदा और सोमपुर जैसे ग्रैंड हुआ करते थे, इसलिए आज जब इन सब का आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल ट्रेसिंग होती है तो हमें पता चलता है कि ये कितने इन्फ्लुएंशियल प्लेसेस हुआ करते थे, कैसे बाहर से इंडिया कनेक्ट करती थी। अब बात करते हैं सोमपुर की, द मैजेस्टिक ग्रैंडुअर। Established by Dharmapal as a self-contained religious and educational city, a statement of Pal power. ये एक खुद में सिटी थी और ये सिटी क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ पाल पावर, पालों की शक्ति का प्रदर्शन था ये। Central temple, renowned for its massive cruciform temple and sophisticated terracotta artistry unmatched in scale. क्रूसीफॉर्म टेम्पल था और टेरिकोटा आर्टिस्ट्री ये एक फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट है, टेरिकोटा स्टाइल, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये टेरिकोटा बेस्ड है। अर्बन प्लानिंग, अ क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ पाल मोनास्टिक आर्किटेक्चर इंटीग्रेटिंग रेजिडेंशियल, रिचुअल एंड एकेडमिक स्पेसेस। और ये भी आप देखेंगे रेजिडेंशियल था, रिचुअल भी यहाँ होते थे और एकेडमिक्स की भी बात होती थी, तो ये तीनों का हब हुआ करता था सोमपुर। अब एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम अगर हम पढ़े तो जो सोमपुर था was not an isolated monument, it was part of state run network including Vikramshila and Nalanda. Scholars moved freely between cities sharing a unified curriculum. Each institution had a specialized focus creating complementary strengths. Together they represents the pinnacle of institutionalized Buddhist education in Eastern India. अगर आप बात करें विक्रमशिला, नालंदा, जगतदाल, उज्जैन और सोमपुर की, तो सोमपुर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में वर्क करता था। उसने एक ऐसा नेटवर्क रन किया था जिसमें विक्रमशिला और नालंदा भी पार्ट थे, जगतदाल और उज्जैन तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट टीचिंग करा रहे थे, सोमपुर भी एक बुद्धिस्ट टीचिंग का ही पार्ट रहा है। तो अब ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है जहां विक्रमशिला, नालंदा, जगतदाल और उज्जैन भी इसके नेटवर्क के एक पार्ट बन चुके हैं। अगर हम कंपैरिजन करें लेगेसी की तो हम देखते हैं कि जो सोमपुर में जो रॉयल आर्किटेक्चर है वो खुद एक मोनास्टिक सिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें
पाल डायनेस्टी का एम्बिशन, यानी पाल डायनेस्टी की पावर, पाल डायनेस्टी का कल्चर रिप्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं जगतदाल की, तो वहां पे हमें सेंचुरीज मिलती है जो कि छोटी है बट क्रूशियल है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि उस टाइम पे कुछ नदन डिस्टर्बेंसेस थी जब पाल डायनेस्टी कोलैप्स करने वाला था, तो वो एक्ट करता था एज अ रेफ्यूजी। और वहीं से आप देखेंगे कि बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और कल्चर शिफ्ट हुए टू तिब्बत। और पाल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो उन्होंने 50 से ज्यादा मोनेस्ट्रीज बनाए हैं इंडिया में, और प्रिजर्व किया है नॉलेज अक्रॉस मेडिवल एशिया। तो ये आप देख सकते हैं कि पाल डायनेस्टी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्रिएटिंग दीज एजुकेशनल सेंटर्स, स्पेसिफिकली जो मोनास्ट्रीज का रोल है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का रोल है उसमें। हमें इसमें क्या की टेक अवे लेना है कि ये जो साइट्स है, दे आर नॉट जस्ट ruins, they were the interconnected engines of medieval Asian thoughts whose legacy shaped Buddhism across the continent। यानी ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ये तब बनी हैं जब बुद्धिस्ट थिंकिंग की ग्रो हो रही थी, जब बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स इमर्ज कर रहे थे। ये एक नास्तिक दर्शन है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी आस्तिक और नास्तिक दर्शन की। ये नास्तिक दर्शन जब ग्रो कर रहा था, तो इन्हीं मोनास्ट्रीज के थ्रू उसने थ्रू आउट पूरे इंडिया को अपनी कल्चर स्प्रेड की है। Guardians of knowledge, ancient Indian universities, from Takshashila to Nalanda, exploring the world's earliest centers of higher learning that shaped civilization। अब ये एक कंपैरेटिव ओवरव्यू है जिसमें हम बात करते हैं ग्रेट सीट्स ऑफ लर्निंग की। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और काशी ये बहुत बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज में। तक्षशिला वाज द फर्स्ट multidisciplinary hub of the world, whereas Nalanda was the first residential university of the world. Vikramshila was the center for Vajrayan studies, जबकि काशी थी टाइमलेस बीकन ऑफ वैदिक लर्निंग। इवन आज भी आप देखेंगे कि काशी बहुत बड़ा स्थान है ज्ञान का। आज भी अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं काशी, तो उनको बहुत पुराने पुराने स्कॉलर्स मिलेंगे। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, लोकेशन सबको पता है तक्षशिला कहाँ थी। तक्षशिला वॉज पार्ट ऑफ गांधार जो अब पाकिस्तान जा चुका है, और पंजाब का ही पार्ट है वो भी। नालंदा इज इन बिहार, विक्रमशिला बिहार का ही पार्ट है। काशी बनारस की पार्ट हो चुकी है अब। काशी पुराना नाम था बनारस का। की फोकस देखा जाए तो सबका अपना अपना है, लेकिन विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म का सेंटर है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और आज ही हमने पढ़ा कि तांत्रिक और बुद्धिस्ट स्टडी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी किस यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है। अब बात की जाए फाउंडर्स और पैट्रॉन्स की, तो तक्षशिला को मौर्यन एम्पायर के अंदर फ्लरिश किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक स्टूडेंट थे, फिर बाद में अशोक भी तक्षशिला से ही पढ़े हैं। लेटर कुषाण एम्पायर ने इसको संभाला, और ये भी क्रॉस रोड ऑफ ट्रेड एंड स्कॉलरशिप में यूज होता था, क्योंकि तक्षशिला भी कहाँ है, बॉर्डर में आता है। नालंदा को ढूंढा था कुमार गुप्ता, वन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ने, और इसे पाल और गुप्ता दोनों लोगों ने संभाला फॉर मोर देन 700 years। विक्रमशिला was established by King Dharmapal of the Pal dynasty 800 CE as a premier center for Buddhist tantric scholarship। सब्जेक्ट्स और करिकुलम की बात की जाए तो अगेन मेडिसिन, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंसेज, ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी डेप्थ थे ही, लेकिन अगर कोर पिलर्स की बात की जाए तो कहीं बुद्धिस्ट फिलोसफी, कहीं वैदिक फिलोसफी, कहीं लॉजिक, कहीं ग्रामर, कहीं एस्ट्रोनॉमी, ये सब कहीं ना कहीं कोर पिलर्स हर यूनिवर्सिटीज के बन के रहे। एडमिशन और गवर्नेंस की बात की जाए तो नालंदा में ओरल एग्जामिनेशन होता था। धर्मगंज गेट वॉज कंडक्टेड बाय सीनियर स्कॉलर्स। अगर आपको याद हो तो नालंदा के जो गेट कीपर्स होते थे वो खुद आपसे सवाल पूछते थे, और तभी आपको एडमिशन मिलता था। और ये सिर्फ 20% ही एडमिशन सिक्योर कर पाते थे, जबकि तक्षशिला में एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, मेरिट बेस। सो दिस वॉज हाउ एडमिशन यूज टू हैपन। लाइब्रेरीज की बात की जाए तो धर्मगंज कॉम्प्लेक्स नालंदा का एक लेजेंडरी लाइब्रेरी है, जिसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉलेज रिपोजिटरी कहा गया है। रत्नोधादि, ओशन ऑफ जूल्स, द प्राइमरी लाइब्रेरी हाउसिंग ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड कमेंट्रीज। रत्न सागर, ocean of gems, stored rare manuscripts on philosophy, science, and grammar. Ratnaraj Ranjak, delighter of jewels, the third treasure holding over 9 million manuscripts collectively। ये सब बड़े बड़े लाइब्रेरीज के नाम है नालंदा के।
अब कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स की बात की जाती है तो जुआंग जैंग, ह्यून त्सांग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सिर्फ इसीलिए नहीं, जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड संस्कृत लिटरेचर की भी अगर हम बात करेंगे तो ह्यून त्सांग का नाम बहुत आएगा, इसलिए ये नाम आप स्पेसिफिकली याद रखिएगा। इन्होंने 12 साल नालंदा में पढ़ाई की है। इन्होंने टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज टू चाइनीज लैंग्वेज। आई किंग यिनजिंग, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इन्होंने वर्क किया है ऑन इंडियन यूनिवर्सिटीज और स्प्रेड की है नॉलेज टू कोरिया एंड बियॉन्ड। ये कोरियन थे। अगर हम ग्लोबल नेटवर्क की बात करें तो स्कॉलर्स आते थे फ्रॉम चाइना, तिब्बत, पर्शिया, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, जितने आपके एशियन कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो सब इंडिया के इन्हीं यूनिवर्सिटीज में आके एक्सप्लोर करते थे, यहाँ से सीखते थे। नालंदा ने 10,000 से भी ज्यादा बच्चे और 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स को अपने साथ रखा उस टाइम पे, जब नालंदा कह जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड हमारे खुद के देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। अब बात करते हैं ग्रेट डिक्लाइन की। कब ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ? तक्षशिला का डिक्लाइन हुआ हन इन्वेजन से, जब उन्होंने स्कॉलर्स के नेटवर्क को ही कमजोर करके तक्षशिला का रूट्स खत्म करके उसे पेरिश कर दिया। भक्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 महीने तक आप देखेंगे कि आग जलती रही जलती रही। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जल गए, ये लाइब्रेरी जल के राख हो गई, और हमने अपना बहुत बड़ा इतिहास बख्तियार खिलजी की वजह से खो दिया। आफ्टर मैथ क्या हुआ? एरा खत्म हो गया। कई सारे स्कॉलर्स इधर उधर चले गए। इररिप्लेसेबल टेक्स्ट लॉस्ट फॉर एवर। और ये था कैटास्ट्रॉफ फॉर द वर्ल्ड नॉलेज। आज भी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जो हमने खोया है नालंदा में, तक्षशिला में, वो हम चाह के भी रिकवर नहीं कर सकते। वो ज्ञान जो शायद हमारे विश्व में, हमारे भारत को सबसे ऊपर ले जा सकता था, वो सब हम खो चुके हैं। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया एंशियंट गुरुकुल सिस्टम का। बहुत मजा आया पढ़ने में, बहुत सी नई चीजें आई होप आपको भी मिली होगी, मुझे भी पता चली। और कई सारे ऐसे नॉलेज एनहांस हुई कि अच्छा ये सब भी होता था। यही पर्पस है आईकेएस का एक्चुअली में। हम जो ये आईकेएस एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कोई एक पेपर नहीं है, ये हमारी लाइफ है। कैसे थे हम और अब क्या हो गए। सो आई होप आपको मजा आ रहा हो आईकेएस में। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। एंड यस, अगर आपको आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है हमारे कंटेंट, हमारी ये जो मेहनत है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को उन सारे बच्चों तक पहुंचाएं जो आईकेएस पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज पे वर्क करते हैं, उसे बैक करने के लिए हम बहुत रिसर्च करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कमेंट करें कोई डाउट हो, या आप कुछ शेयर करना भी चाहते हो किसी टॉपिक पे अपनी नॉलेज को, या कोई टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि हमें और डिस्कस करना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड यस, हमने आज ये एंशियंट गुरुकुल सिस्टम टॉपिक आज पूरा कर दिया। छोटा था लेकिन काफी वन लाइन क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग बन सकता है। एंड आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। यस, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।